हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? कैसा रहा वैकेशन? हाँ, क्या सर वैकेशन ऐसे ही ख़त्म हो गया? ना कुछ हो पाया, ना कहीं पे जा पाए, लॉकडाउन में ही सर वैकेशन ख़त्म। ठीक है बच्चों, फाइन। तो वही आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइन। फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, अब सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि नेशनलिज्म होता क्या है ना? नेशनलिज्म क्या होता है? अभी आज आप कुछ देख रहे हो, नया सेटअप है कि नहीं? कुछ सोच रहे होंगे सर नया होने वाला है। हाँ, देखते हैं क्या नया होने वाला है ना? कनेक्टेड रहो, पूरा वीडियो देखो, पता चल जाएगा अपने आप। ठीक है, तो वही हम देख रहे हैं नेशनलिज्म के बारे में। नेशनलिज्म होता क्या है? अब नेशनलिज्म मतलब क्या, नाम से ही पता चल रहा है। नेशनलिज्म मतलब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जागना। फाइन, यानी कि अपने कंट्री के बारे में, ठीक है ना, रिगार्डिंग आवर कंट्री लोगों में फीलिंग जागना। ठीक है, अब बोलोगे सर कंट्री के बारे में फीलिंग जागना मतलब क्या है ना? जैसे कि हम बात करें कि भाई किसी को कंट्री की यानी कि देश की पड़ी नहीं होती। ठीक है, आप भी बहुत से लोगों को देखते होंगे, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बात करते होंगे, है ना? अगर कोई बोलता है मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, मुझे पुलिस ज्वाइन करना है क्या करेगा आर्मी में जाके? क्या उखाड़ेगा पुलिस ज्वाइन करके? ठीक है ना, मतलब नेशन के लिए जो है फीलिंग नहीं होती है। जैसे बहुत से लोगों को होता है ना ऐसा, बहुत से लोग बोलते हैं क्या कर लेगा भाई, देश के लिए क्या करना, कुछ ज़रूरी नहीं है, क्यों करे भाई हम सारी चीज़ें देश के लिए, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना? चलो भाई, तो देश के लिए कोई भी चीज़ करना उनको सही नहीं लगता है। लेकिन जब भी लोगों में ऐसी फीलिंग जाग जाए कि हाँ भाई मुझे देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है, देश के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, दैट इज नेशनलिज्म। पुराने टाइम पे हमें पता है सभी कंट्रीज जो थे, ऐसा नहीं खाली इंडिया, सभी कंट्रीज जो थे एक दूसरे के मतलब दूसरे कंट्री के रूल के अंदर हुआ करते थे, है ना? एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश कर लेता था। फाइन, और कॉलोनी एस्टेब्लिश करने के साथ साथ वो वहाँ पे अपना रूल जमा देता था। ठीक है, और वहाँ के लोग जो है उसके अंडर में आ जाते थे, और पावर जो होती थी वो दूसरे कंट्री के अंदर चली जाती थी और वो कंट्री को रूल करते थे, है ना? जैसे कि हम बात करें ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के ऊपर रूल किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यूएसए जैसा पावरफुल कंट्री भी किसी ना किसी कंट्री के अंडर में था, मतलब आज़ाद नहीं था। ठीक है, तो ये आज़ादी की कहानी के लिए है ना कि भाई अब हमारे कंट्री को फ्रीडम मिलना चाहिए, वो कहानी के लिए जब लोगों का एक साथ मिलना, उसी को हम कहते हैं नेशनलिज्म। मतलब देशभक्ति की भावना जगना सभी के अंदर कि हाँ भाई अब बहुत हो गया, बहुत नाटक हो गया, बहुत अत्याचार सह लिया ये दूसरे देश वालों को, अब इनको यहाँ से लात मार के भगाना ही पड़ेगा। फाइन, सो दैट इज नेशनलिज्म। तो चलिए भाई देखते हैं, है ना? हमें देखना है नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका मतलब ये है कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे हुआ। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले आपको बताया होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, है ना? पढ़ाई होगा 9th स्टैंडर्ड में। अरे बच्चों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ाई होगा आपने 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना? चलिए ठीक है, अब ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसके बारे में देखते हैं। कौन से ईयर में हुआ था? 1789। ठीक है, याद कर लो 9th स्टैंडर्ड का थोड़ा बहुत हिस्ट्री। 1789 वो ज़माना था जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, अभी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, अब क्यों हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? कोई आइडिया है किसी को? अच्छा, कोई भी रिवॉल्यूशन होता कब है? जब लोग जो है क्या हो जाते हैं, बहुत से लोग जो है एक ही एक चीज़ से तंग आ जाते हैं और रिवॉल्यूशन करते हैं, यानी कि उसको अपोज करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? तो भाई फ्रेंच में पहले जो सिस्टम हुआ करता था क्या था? मोनार्की सिस्टम। ठीक है ना, मतलब क्या मोनार्की सिस्टम का मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ओहो सर, राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा, है ना? अब ये चक्कर में जो दूसरे लोग थे वो सोचते थे कि भाई हमारे पास तो कोई पावर है ही नहीं, हमारे पास क्या नहीं है, कोई पावर नहीं है। जब राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो हम भाई ऐसे कंट्री में क्यों रहे? ठीक है ना, हमारे पास कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो लोग समझते थे कि भाई ये जो चीज़ है वो बहुत ही अन्याय है।
बहुत से लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई मैं भी जो है किंग की तरह रूल कर सकता हूँ, कंट्री को चला सकता हूँ, है ना, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो मैं भी अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि भाई राजा का बेटा राजा बनने के लिए लायक नहीं है और वो राजा बन गया, तो वो कंट्री में कैसे कैसे रूल्स लेके आएगा, फाइन, किस हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो चेंज करेगा। ठीक है ना, तो ये सारे प्रॉब्लम जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके लिए हुआ करते थे। ठीक है, कि भाई वहाँ के लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आई कि भाई मोनार्की सिस्टम मतलब क्या, ओनली किंग, किंग रूल, है ना, राजा का ही रूल। तो वो चीज़ जो थी उनको पसंद नहीं आती थी। वो लोग चाहते थे कि हम ऐसे कंट्री में रहे जहाँ पे हमारा भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस हो। ठीक है, हमारा भी क्या हो, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस हो। ओके, थोड़ा बहुत बीच में डिस्टर्बेंस, चलो शुरू करते हैं भाई। हाँ सर, ये क्या बार बार लाइट ऑन ऑफ। हाँ भाई चलिए, मुझे लगता है लाइट ऑन रखने से तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी आती होगी, इसीलिए ना, क्लियरली विजिबल तो है। चलिए भाई, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में। फ्रेंच मतलब फ्रांस, फ्रांस के लोगों मोनार्की जो था उसको पसंद नहीं था। वो लोगों ने ये चीज़ को क्या किया, अपोज किया, और वो लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, है ना, वो लोग क्या चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म आए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ देखो, है ना, कॉमन लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने प्रोटेस्ट चालू किया। क्यों चालू किया भाई, उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों चालू किया, वो लोग नहीं चाहते थे कि जो है किंग का रूल हो, है ना, लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, और वो लोग नहीं चाहते थे कि भाई ये किंग जो है वही हमें रूल करे, या इसके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन हमें रूल करे। फाइन, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। सर मूवी का डायलॉग्स बता रहे हो क्या? हाँ, अरे भाई मोनार्की में तो ऐसा ही होता है, और ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई, है ना। वो मान लो कि भाई ये राजा का बेटा अगर एलिजिबल नहीं है रूल करने के लिए, है ना, उसको कुछ पता नहीं चलता है, फाइन, वो प्रॉपरली पावर का यूज़ नहीं करता, लोगों के बारे में नहीं सोचता, तो फिर ऐसे किंग का मतलब क्या है। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ पे अपोज करना शुरू कर दिया, और वो लोग चाहते थे कि ये जो राजा है, ठीक है, वो मोनार्की सिस्टम जो है वो हट जाए, और क्या चाहिए उनको, डेमोक्रेसी। वी वांट डेमोक्रेसी, वी वांट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, देखते हैं। मेजर चेंजेस आए, ठीक है ना, कुछ चेंजेस आए किसमें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। वो चेंजेस क्या क्या है वो हम देखते हैं वन बाय वन। ठीक है ना, अब मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब जब भी ये रिवॉल्यूशन चला तो उसमें बहुत से चेंजेस आए। अब ये चेंजेस क्या क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला चेंज देखो, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन पीपल। ठीक है, मतलब मोनार्की, राजा के हाथ से पावर ट्रांसफर हो गया कॉमन पीपल, मतलब कॉमन पीपल मतलब यहाँ पे बात हो रही है सिटीजन्स के पास। ठीक है ना, ये पावर जो है वो सिटीजन्स के पास ट्रांसफर हो गया। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि मोनार्की में से किस में कन्वर्ट हो गया सिस्टम, डेमोक्रेसी में से। फाइन, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आया सर, मोनार्की भगा दिए, ओहो। चलो भाई, ये देखो सारे के सारे अभी आप देख सकते हो, है ना, ये जो राजा के पास पावर था वो सभी कॉमन पीपल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसे अपने इंडिया में है। ठीक है ना, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी समझते हो ना, 10 स्टैंडर्ड में आ गए, है ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे सेकंड पॉइंट। हाँ, अब उन्होंने क्या किया, नया फ्लैग लाया। ठीक है ना, दे ब्रॉट न्यू फ्लैग। अब ये फ्लैग जो था बच्चों वो ट्राई कलर था, जैसे अपने इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग है वही हिसाब से, लेकिन कलर कौन कौन से थे बच्चों। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ना, कि फर्स्ट ट्राई कलर जो फ्रेंच का था यानी कि फ्रांस का था वो कौन से कलर का था, 1 मार्क का क्वेश्चन, तो बच्चा बच्चा जानता है। अरे 9th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, फ्रेंच सर नहीं पढ़ा, छोड़ दिया था। हिस्ट्री, कौन पढ़े हिस्ट्री, बिल्कुल, है ना। तो कलर क्या था इसका, रेड, व्हाइट एंड ब्लू, ट्राई कलर ऑफ फ्रांस जो कि इन्होंने बनाया था, दैट वाज रेड, व्हाइट एंड ब्लू। नोट कर लीजिएगा, नोटबुक एंड पेन के साथ बैठिएगा बच्चों, मैं तुम्हें ये ऐसे एनिमेशन ड्रॉ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, और क्या क्या चेंज लाए थे। कलर ला गया था, ये रहा, देखो झंडा काट दिया भाई उन्होंने, या झंडा काट दिया, ये रहा 3 कलर, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। अपना है तो कौन सा है, इंडिया का, ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन। ठीक है, ओके, बड़े आगे, है ना, 3 कलर। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या हुआ था, फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है ना, अब देखो भाई फ्रांस था। अब जैसे कि हमने सिविक्स के चैप्टर में देखा था, है ना, सिविक्स के चैप्टर फेडरलिज्म में देखा था कि इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडिया कोई भी लैंग्वेज को या कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। अब यहाँ पे क्या किया गया,
फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, ठीक है ना। अब फ्रांस है तो फ्रांस के नियर बाय कंट्रीज भी दूसरे बहुत से थे, ठीक है ना, नेदरलैंड्स हो गया, और आप बोल सकते हो दूसरे नियर बाय कंट्रीज जो थे उनके सराउंडिंग में जर्मनी वगैरह, स्विट्जरलैंड वगैरह, फाइन। तो वो सब कंट्री के लोग भी वहाँ पे हुआ करते थे। अब वो सब कंट्री के लोग हुआ करते थे मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस हुआ करती थी। तो उसमें क्या कर दिया गया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे फ्रेंच को ही क्या बोल दिया गया, भाई नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। अगर तुम्हें आना है तो फ्रेंच आनी चाहिए, ठीक है ना। ला पिनोस, वाह सर, ला मतलब फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज में ये सब आता है, ठीक है। 4th पॉइंट देखते हैं आगे बढ़ते हुए। न्यू नेशनल एंथम को बनाया गया, ठीक है ना। न्यू नेशनल एंथम कंपोज एंड ओथ वॉज टेकन, फाइन। थोड़ा प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन कर दीजिएगा। न्यू नेशनल एंथम वॉज कंपोज एंड ओथ वॉज टेकन। अब इसका मतलब क्या हुआ, नया नेशनल एंथम बना है, सीधी बात है, नेशनल एंथम बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे, या गिटार गिटार के साथ पूरा म्यूजिक के साथ नया नेशनल एंथम बनाया और एक ओथ लिया उन्होंने। और वो ओथ क्या था कि भाई अब ये जो राजा का राज हो रहा है ना, उसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, फाइन। मतलब सारी पावर जो है वो हमारे पास में है, फाइन। सारी पावर जो है वो हमारे अंडर है ना। वैसा नहीं है कि राजा के पास ही पावर है। अब फाइनली हम आ गए हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। अब वो देखते हैं ना भाई, ओथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, समझ आ रहा है ना ओथ का मतलब, तो पता ही होगा, इतना मैं समझता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। आगे 5th पॉइंट की तरफ देखते हैं। 5th पॉइंट, आप देखो, सोसाइटी जो थी ना फ्रांस में, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ करती थी, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, फाइन। फर्स्ट एस्टेट मतलब बहुत ही रिच पीपल, सेकंड एस्टेट मिडिल क्लास, एंड थर्ड दैट इज कॉमन पीपल, फाइन। अब ये जो एस्टेट जनरल थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, सॉरी एस्टेट जनरल ने क्या किया, एक एस्टेट असेंबली बनाई, ठीक है। खुद की असेंबली मतलब उसमें क्या होंगे, वो लोग खुद के लोग इलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। एस्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपना एक लीडर चुना और कुछ नहीं, है ना। एस्टेट जनरल मतलब क्या, वहां पे एक उन्होंने अपना लीडर चुना और क्या कर दिया गया, एस्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली, और उसी को क्या बना दिया गया, नेशनल असेंबली बना दिया गया, है ना। डेमोक्रेसी होती है ना भाई, फिर डेमोक्रेसी में असेंबली होता है ना। जैसे हमारा पार्लियामेंट है, फिर स्टेट असेंबलीज होते हैं, है ना, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोलते हैं, फाइन। बचपन में पढ़ा है ना ये सब, हाँ। तो ऐसे मीनिंग यहाँ पे समझाने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें पता ही होगा, यही मान के मैं चल रहा हूँ, है ना। तो कॉमन पीपल जो थे उन्होंने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, एक अपना लीडर चुना और वो लीडर को चुन के, बहुत से लीडर को चुन के उन्होंने एक नेशनल असेंबली जो है वो बना दिया, फाइन। डेमोक्रेसी हो ऐसी फील भी तो आनी चाहिए, अरे डेमोक्रेसी हो ऐसी फील आनी चाहिए। 6th पॉइंट देखते हैं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज मतलब क्या, जैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेडिंग होता था, कोई माल सामान जाता था तो क्या करना पड़ता था, ड्यूटीज भरना पड़ता था। ड्यूटीज मतलब आप बोलोगे हाँ सर ड्यूटी करनी है वहां पे, सिक्योरिटी, यो सिक्योरिटी गार्ड, है ना, ड्यूटी करो। नो, नॉट दैट ड्यूटी, वो ड्यूटी की बात नहीं है भाई। कस्टम ड्यूटीज आपने 9th में भी पढ़ा होगा, है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उनको वहां पे ट्रेड करना है, माल सामान ले जाना है, तो ड्यूटी यानी कि टैक्स भरना पड़ता था, ठीक है, फाइन। अब से फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि भाई गुजरात है ना। अब आप बोलोगे सर वहां पे तो स्टेट्स थे नहीं, चलो सिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। सपोज मुंबई सिटी है ना। मुंबई सिटी से सपोज आपको भेजना है नागपुर, फाइन। अब मुंबई से नागपुर जाना है तो वो इंटरनल हुआ, मतलब कंट्री के अंदर ही है ना। तो मुंबई से नागपुर जो भी सामान जाएगा तो उनको वहां पे कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा भाई, फाइन। तो इसकी वजह से प्राइस जो थे वो ज्यादा हो जाते थे गुड्स के, है ना। मान लो मुंबई में वो 20 रुपए का है तो नागपुर में जाके टैक्स भरने के बाद वो 25 रुपए का हो गया, तो लोगों को जो चीजें मिलती थी वो महंगी मिलती थी। तो ये जो था इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इससे ट्रेडर्स को यानी कि छोटे मोटे जो ट्रेड करते थे, है ना, बिजनेस करते थे, उनको भी फायदा हुआ और सारी चीजों के जो प्राइस थे वो भी क्या हुए, कम हुए। तो ये लोगों ने ही मिलकर डिसीजन लिया, फाइन। सीधी बात है ना भाई, लोग आप रह रहे हो कोई कंट्री में, है ना, तो आपको ही पता होगा ना कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे। अब राजा का सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम था, तो राजा को थोड़ी ना ये सब पता होगा कि ओहो ऐसे प्राइस बढ़ते जाता है, लोगों को लूटना पड़ता है, उनको पता नहीं चलता होगा, है ना। उनको पता होगा, नो डाउट, मैं ये बोल रहा हूँ, उनको पता होगा कि भाई पैसे ज्यादा लोगों को भरने पड़ते हैं, लेकिन वो पैसे उनको अर्न कैसे करने पड़ते हैं, लोगों कितनी मेहनत लगती है, वो
चीज़ ये राजा को नहीं पता हुआ करती थी। अब लोग हैं तो लोगों को पता है कि भाई एक एक पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है, तो इसलिए उन्होंने ये सिस्टम जो था उसको क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, जो कि उनके बेनिफिट में ही था। फाइन। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड सिस्टम जो थे वो रिमूव कर दिया गया और साथ साथ में प्राइसेस भी थे कम हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते थे 7.7 देखते हैं भाई आर्मी। यहाँ पे देख रहे हो ना आर्मी। हाँ देखो भाई नेशनलिज्म का जो आइडिया था है ना, जो इनके प्रत्येक जगह था, ठीक है। अब नेशनलिज्म की फीलिंग जग गई थी फ्रेंच के लोगों में, मतलब फ्रांस के लोगों में, है ना। फ्रेंच पीपल में नेशनलिज्म की फीलिंग जग गई थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई इसको हम हमारे तक नहीं रखेंगे, पूरे यूरोप में इसका ढिंडोरा पीटेंगे, या भाई हमारे अंदर देशभक्ति जग गई, हमारे अंदर देशभक्ति जग गई। तो आजू बाजू वाले जो कंट्रीज थे, है ना, उधर भी उन्होंने क्या कर दिया, ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि भाई हाँ तुम लोग तो कायर हो, ऐसे ही बैठे हो, फाइन, हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जग गई है, हम फाइट करेंगे हमारे कंट्री के लिए, तुम कायर की तरह देखा करो, तुम शो देखो, हम काम करेंगे, है ना। तो नेशनलिज्म आइडिया वॉज टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मीज, मतलब वो फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, उसको अदर कंट्रीज में भी ले जाया गया और पूरे यूरोप में ढिंडोरा पीटा गया कि भाई फ्रांस में ऐसा कुछ तहलका मचा है, कुछ वहाँ पे डंका बजा है। फाइन, वही ना, जैसे आप खुद का ढिंडोरा पीटते हो ना बहुत बार, अरे सर बहुत से अपने फ्रेंड्स के सामने, है ना, कोई कंपटीशन जीत लिया कोई सोसाइटी में, तो उसी तरह कि भाई आपने कोई कंपटीशन जीत लिया सोसाइटी में और आपको कुछ प्राइज वगैरह मिला है, या कोई क्विज कंपटीशन आपने जीत लिया, तो आप सभी को ढिंडोरा पिटोगे, यस मैं भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्विज कंपटीशन जीत के आया हूँ, है ना, मैंने सोसाइटी में बेस्ट डांस परफॉर्म किया, मुझे ट्रॉफी मिली। तो वही कहानी यहाँ पे पूरे देश में लोगों ने करी, पूरे यूरोप में ढिंडोरा पीट दिया इसके बारे में, ठीक है। बहुत बढ़िया। ढिंडोरा पीटने के बाद देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। देखो भाई पूरा यूरोप में उन्होंने कहानी फैला दी, ठीक है, पूरे यूरोप में उन्होंने कहानी फैला दी। अब देखो भाई फ्रांस के लोग जो थे वो बहुत ही खुश थे। अब देख रहे हो यहाँ पे, है ना, लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे यार, ढिंचक 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 ढिंचक, बहुत ही मजे कर रहे थे, है ना, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन आपको पता है ना, आपको पता है कि भाई दूसरों की खुशी ज़्यादा देर तक देखी नहीं जाती है कि नहीं। आपके साथ भी होता होगा ना, हाँ आपका फ्रेंड ने कुछ अचीवमेंट कर लिया, अरे कैसे कर लिया उसने अचीवमेंट, मैं रह गया, है ना। तो सब बढ़िया चल रहा था, फ्रांस के लोग खुश थे, मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, और जो चेंजेस आए थे उससे काफ़ी सेटिस्फाइड थे। लेकिन ये खुशी जो है वो देखी नहीं गई, है ना। इधर से एंट्री होता है एक गन का, फायर। अब ये गन, सर आप बोलोगे सर गन को कैसे पता, नॉन लिविंग है ना। और क्या किया, डेमोक्रेसी को ये गन ने क्या कर दिया, उड़ा दिया, ठीक है। डेमोक्रेसी जो थी वो एक आदमी से देखी नहीं गई, और वो एक आदमी से फ्रांस के लोगों की खुशी देखी नहीं गई, और फ्रांस के लोगों के लिए ऐसी कहानी हो गई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। कुछ देर के लिए मज़े और फिर वापस उनको पता नहीं था कि वापस अंधेरा आने वाला है उनकी लाइफ में, क्योंकि अब एंट्री होने जा रहा था एक बहुत ही खतरनाक आदमी का, जिसको डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी, जो चाहता था कि मोनार्की सिस्टम ही रहे, ठीक है ना। और उसका एंट्री हुआ, टेंग 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 टेंग, नेपोलियन। ओहो, नेपोलियन चाचा का एंट्री हो गया भाई। नेपोलियन चाचा आए और बोले भाई बहुत कर लिए भाई तुमने, बहुत मज़े कर लिए, है ना, बहुत डेमोक्रेसी के मज़े उठा लिए तुम लोगों ने, चलो हटो, बहुत हो गया डेमोक्रेसी का खेल, अब खेल चलेगा राजा का, है ना। तो भाई राम ने क्या कर दिया, डेमोक्रेसी चाचा को हटा दिया, और नेपोलियन भाई आए थे हमारे 1799 में, ठीक है। नेपोलियन भाई बोलो, नेपोलियन चाचा बोलो, नेपोलियन हीरो बोलो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। नेपोलियन चाचा आए 1799 में, फाइन, और डेमोक्रेसी की उन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी, धज्जियाँ उड़ा दी, ठीक है। और कब तक इन्होंने रूल किया, एंट्री हुई 1799 में, और एग्जिट भी हुई होगी, एग्जिट हुई 1815 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 1 मार्क का, कि भाई हमारे नेपोलियन चाचा कौन से साल में आए और कौन से साल में विदा ले लिए, ठीक है, कौन से साल में एंटर हुए, कौन से साल में एग्जिट हुए, फाइन, क्या बहुत बढ़िया। अब ये नेपोलियन भाई आए थे, नेपोलियन चाचा आए थे, तो उन्होंने कुछ रूल्स भी बनाए थे, ठीक है, कुछ रूल्स बनाए थे, उसी रूल्स को हम देखेंगे, फाइन। उसके बीच में सिविल कोड बनाया था 1804 में, है ना। जो रूल्स बनाए थे उसको नाम दिया गया सिविल कोड, और इसको बहुत बार नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है,
फाइन। सिविल कोड बोले या नेपोलियनिक कोड, दोनों का मीनिंग सेम है। वापस सिविल कोड बोले या नेपोलियनिक कोड, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है ना? बहुत बढ़िया। अब ये सिविल कोड लाया गया कौन से साल में? 1804 में। 1804 में सिविल कोड लाया गया और इसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। अब इसमें क्या हुआ करता था वो पॉइंट्स हम देखते हैं, ठीक है ना? देखो, नेपोलियन कोड भी बोला जाता है इसको, फाइन। नेपोलियन चाचा लाए थे इसलिए इसको नेपोलियन कोड बोला जाता था। अब देखते हैं क्या होता था ये सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है? अब आपने बोल दिया सर सिविल कोड ऑफ 1804 होता क्या था, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे जो नेपोलियन भाई साहब लेके आए थे, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना? हाँ, सलमान खान, अरे वाह सर, सलमान खान लाए, क्या बात है, मूवी दिखाने वाले हो। एक था टाइगर, सर पुरानी है, टाइगर जिंदा है। चलो, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या? सलमान खान को इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको पता होगा कि भाई सलमान खान के ऊपर वो डियर को हंट करने का केस चल रहा था, फाइन। और अगर आपको नहीं पता है ना, अगर आपको नहीं पता तो आप आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, मे बी वो आपको बताए, है ना? सलमान खान ने डियर जो है, ठीक है, उसको हंट किया था, जो कि उसको एक डियर की वो स्पीसीज जो हुआ करती थी, ठीक है ना, वो बहुत ही रेयर मिलती थी और उसको हंट करना इलीगल माना जाता था, ठीक है? और वो चीज़ करी गई थी सलमान खान ने, और क्या उसके ऊपर केस चल रहा था, फाइन। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट, नेपोलियन भाई साहब, नेपोलियन चाचा क्या लेके आए? सबसे पहला पॉइंट था इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना? सब इक्वल, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो सलमान खान हो, या फिर चाहे वो रोड पे सोने वाला आदमी हो, फाइन। सब क्या है? इक्वल है बिफोर लॉ, फाइन। नेक्स्ट आ गया भाई राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है? राइट टू प्रॉपर्टी मतलब क्या? माई प्रॉपर्टी इज माई प्रॉपर्टी, नन ऑफ योर प्रॉपर्टी। सर डायलॉग बाजी। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब माई प्रॉपर्टी इज माई प्रॉपर्टी, नन ऑफ योर प्रॉपर्टी। इसका मतलब सर हीरोइन भी लाए हो, है ना? हीरोइन भी लाए हो, ठीक है? अब राइट टू प्रॉपर्टी मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी ही रहेगी, ज़बरदस्ती गवर्नमेंट या फिर नेपोलियन के आदमी या फिर कोई अदर रिच पर्सन आपसे आपकी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती नहीं छीन सकता, है ना? ज़बरदस्ती नहीं छीन सकता, ठीक है? चलो भाई थोड़ी कॉमेडी कर ले। हाँ सर, इतनी तो चल रही है। हाँ, हिस्ट्री तो क्या थोड़ा बोरिंग नहीं है ना? चलो अब देखो रानी मुखर्जी क्या बोलेगी, भाई मूवी दिला दो, है ना भाई, मूवी दिला दो हमें, है कि नहीं? और भाई देखो अपने सलमान खान कैसे घूर रहे हैं हीरोइन को, तुझे मैं क्यों दिलाऊं मूवी। ओके सर, बहुत हो गया ये सब बातें। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बच्चों, ठीक है ना? देखो फ्यूडल सिस्टम में क्या हुआ करता था, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है किंग, फिर नॉबल्स, नाइट्स एंड पीसेंट्स, ये सिस्टम हुआ करता था, ठीक है ना? किंग सबसे ऊपर, नॉबल्स मतलब उसके जो रॉयल जो उनके सर्वेंट्स रहते थे उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, नॉबल लोग, फाइन। नाइट्स मतलब रात नहीं, ठीक है ना? और पीसेंट मतलब फार्मर्स, ठीक है? ये हिसाब से सिस्टम हुआ करता था। अब फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था? फ्यूडल सिस्टम में ये होता था कि भाई जो सबसे लो है, ठीक है ना, पावर के हिसाब से कहानी होती थी, मतलब जो सबसे लो है वो ऊपर वाले के लिए काम करेगा, पीसेंट्स नाइट्स के लिए काम करेंगे, नाइट्स नॉबल्स के लिए करेंगे, और नॉबल्स किंग के लिए काम करेंगे, और किंग को कुछ नहीं करना, राजा हूं मैं, आराम करूंगा, ठीक है? ये होता था फ्यूडल सिस्टम। अब ये सिस्टम के ड्रॉबैक्स भी ये थे। अब बोलोगे सर हर जगह यही होता है ना, ऊपर वाला आराम करता है। अब आप बोलोगे सर राजा थोड़ी ना काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन फ्यूडल सिस्टम में क्या हुआ करता था, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, है ना, बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, पैसे भी नहीं मिलते थे उनको, ठीक है, या कम पैसे देते थे, फाइन, ज़बरदस्ती काम करवाते थे, है ना। सपोज मैं पीसेंट हूँ और मुझे वो पर्सन के लिए काम नहीं करना, बट फिर भी मुझसे क्या करवाया जाता था, काम करवाया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे किसके, फ्यूडल सिस्टम के, फाइन। तो लोअर सेक्शन जो है वो अपर सेक्शन के लिए काम करता था। इसमें ये डिसएडवांटेज था कि जबरदस्ती काम करवाया जाता था और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, फाइन। तो ऐसे सिस्टम को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया था कि भाई नेपोलियन चाचा ने बोला बस अब कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, तो कि भाई नीचे वाला ही ऊपर वाले के लिए काम करेगा। अगर आपको वो पर्सन के साथ काम करना पसंद है तो ये आपको करना है, और कोई टाइप का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा।
जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट, फ्रीड पिसेंस फ्रॉम सर्फडम। ठीक है ना, फ्रीड पिसेंस फ्रॉम सर्फडम। ठीक है, देखो बच्चों ये कुछ है ना, यहाँ पे आप बोल सकते हो टिपिकल टर्म्स है जो कि आपको आंसर्स में यूज करने हैं, है ना। कॉमन लैंग्वेज नहीं लिखनी है। फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड ऐसा लिखना है। अब आपको ऐसा नहीं लिखना कि द सिस्टम ऑफ वर्किंग फॉर हायर क्लासेस ऑफ लोअर क्लासेस वॉज रिमूव। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है ना। या ऐसा भी आप नहीं लिख सकते कि भाई द लोअर क्लासेस वर नॉट फोर्स टू वर्क फॉर हायर क्लासेस एनी मोर। फाइन, प्रॉपर वर्ड्स होने चाहिए यहाँ पे एसएस में। आपको एसएस में बच्चों 100 में से 100 स्कोर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ओन वर्ड्स में लिखना है, लेकिन ओन वर्ड्स में भी कुछ प्रॉपर वर्ड्स, फ्यूडल सिस्टम होना ही चाहिए। फ्यूडल सिस्टम को लेके आप सेंटेंस बनाओ। ठीक है, अब जैसे नीचे वाला पॉइंट है फ्रीड पीसेंट्स फ्रॉम सर्फडम, तो यहाँ पे सर्फडम और पीसेंट्स तो होना ही चाहिए, फिर आप कोई भी सेंटेंस अपने वर्ड में बनाओ। फाइन, मेन जो कीवर्ड्स है बच्चों वो होने ही चाहिए। अब देखते हैं ये फ्रीड पीसेंट्स फ्रॉम सर्फडम का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, अब देखो सर्फडम मतलब क्या, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा ना, सर्फडम मतलब क्या। ठीक है, तो सर्फडम मतलब ये जो पीसेंट्स को जो है जबरदस्ती काम करना पड़ता था ना, है ना, ये पीसेंट्स को जबरदस्ती काम करना पड़ता था, उसको सर्फडम बोलते हैं, है ना। मैं पीसेंट हूँ भाई, मैं लोअर क्लास हूँ, अब मुझे कोई पर्सन के लिए काम नहीं करना, बट फिर भी जबरदस्ती मुझसे वो करवाया जाता था। जबरदस्ती, मैं पीसेंट हूँ इसीलिए मुझसे वो काम करवाया जाता था, और वो काम के बदले में मुझे उतने पैसे मिले ऐसा ज़रूरी नहीं था। फाइन, तो ये सिस्टम को भी क्या कर दिया, हटा दिया गया, मतलब पीसेंट्स को फ्री कर दिया गया। पीसेंट्स को नेपोलियन चाचा ने फ्री कर दिया, और नेपोलियन चाचा बोले कि भाई तुम्हें खुद के लिए काम करना है तो खुद के लिए करो, दूसरे के लिए काम करना है तो दूसरे के लिए करो, लेकिन भाई तुम काम तो करो, काम तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। ठीक है ना, फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, क्या लेकर आया नेपोलियन, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, है ना, उसको भी रिमूव कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, इसका मतलब क्या है, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या कि जो भाई ट्रेडिंग में जो भी टैक्स भरना पड़ता था उनको, ठीक है, बिजनेस में छोटे मोटे ट्रेडर्स को टैक्स जो भी भरना पड़ता था, है ना, उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस का मतलब ही यहाँ पे ये हुआ कि ट्रेडिंग में जो टैक्स भरने पड़ते थे, ठीक है, फाइन, जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको भी क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, है ना। किसने रिमूव किया भाई, ये सारे पॉइंट्स कौन कर रहा है, बोलो रे बोलो, कौन कर रहा है, हाँ नेपोलियन, है ना। हाँ, ऐसा नहीं है भाई आप कर रहे हो मैं कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो भाई अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। ठीक है ना, अब ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या किया था नेपोलियन ने, इम्प्रूव किया था। फाइन, ये 6 पॉइंट है। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को थोड़ा और अच्छे से डेवलप किया, कम्युनिकेशन सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम आते थे उसको भी क्या कर दिया गया था, अच्छे से रिमूव करके सॉल्व किया गया। और एक पॉइंट है बच्चों जो कि आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, वो पॉइंट है, आप लिख सकते हो, स्मॉल ट्रेडर्स बिगेन टू रियलाइज यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर सिस्टम। फाइन, तो इन शॉर्ट ये पॉइंट को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर सिस्टम्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर सिस्टम का मतलब वही कि भाई मेजरमेंट स्टैंडर्ड हो, है ना, हर जगह एक तरीके से मेजर हो। फाइन, 1 मीटर मेजर करना है तो हर एक सिटी में, पूरे कंट्री में हर एक सिटी में 1 मीटर जो है वो एक सेम तरीके से मेजर किया जाए। पुराने टाइम में आपको तो पता ही होगा, है ना, 1 मीटर कैसे मेजर करते थे, यूं हाथ को लेकर पूरा 1 मीटर नापते थे। अब किसी का हाथ लंबा किसी का हाथ छोटा, तो 1 मीटर कहीं पे बड़ा 1 मीटर कहीं पे छोटा। 1 kg देना है तो क्या करते थे भाई, ग्रेन्स दिए तो अपने हाथ में जितना आए 2 बार 3 बार जितने हाथ में आए दैट इज इक्वल टू सपोज 1 kg। अब किसी का हाथ बड़ा किसी का हाथ छोटा, फाइन, तो वहाँ पे 1 kg का जो वेट है वो डिफरेंट हो जाता था। तो क्या किया नेपोलियन ने, पूरे कंट्री में एक जैसा स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया कि भाई 1 kg मेजर करना है तो कैसे होगा वो मेजर, तो उसका एक रूल लाया वो, ठीक है ना, वो कुछ रूल लाया होगा वहाँ पे, उसके बारे में स्पेसिफाइड नहीं है किस हिसाब से था, तो वो यूनिफॉर्म रहे कि हर जगह 1 kg बराबर रहे, हर जगह 1 मीटर बराबर रहे, ऐसा उन्होंने स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, जो कि 7 पॉइंट है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है,
कि व्हाट रिफॉर्म्स या व्हाट चेंजेस वर मेड बाय नेपोलियन इन सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क में आता है। फाइन, तो हमारे पास 7 पॉइंट है जिसमें से आपको 5 to 6 पॉइंट्स नोट करने हैं प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है ना, ऐसा नहीं भाई एक एक वर्ड लिख दिया और कहानी खत्म कर दी। ठीक है, एक वर्ड लिख के कहानी खत्म नहीं करनी है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो ये चीज़ को आप नोट कर ले, है ना। नोट करने के बाद बढ़ते हैं आगे। ओके, कर लिया है, चलो फाइन। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे चलो, हाँ अब इतना सारा काम कर दिया उसने, है ना। किसने कर दिया भाई इतना सारा काम? नेपोलियन। तो सभी लोग नेपोलियन को क्या मानने लगे? हीरो, या ये तो हमारे हीरो है, सुपरमैन, बैटमैन। हाँ सर, तो सभी नेपोलियन को क्या मानने लगे? हीरो मानने लगे। फाइन, अरे वाह भाई बहुत ही अच्छा आदमी है ना। सब उसका ढिंढोरा पीटने लगे, भाई नेपोलियन जैसा आदमी तो हो ही नहीं सकता, कितने अच्छे काम किए थे। फाइन, बहुत ही अच्छे काम किए, सारे काम जो है हमारे फेवर में किए हैं, इतने सारे सिस्टम्स उन्होंने चेंज किए सिविल कोड 1804 में, है ना। तो नेपोलियन की तो भाई वाह वाह हो गई, तेरी तो वाह वाह हो गई भाई, नेपोलियन की वाह वाह। लेकिन भाई साहब के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ठीक है ना, अब आपको पता ही होगा, है ना, पता ही है ना कि भाई 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन, जिसके एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सर क्या ये जैकपॉट आ जा रहा है बार बार? हाँ चलो हटा दिया भाई, बोलो क्या थे उसके ड्रॉबैक, वो हमें देखना है ना। मतलब कॉइन के 2 साइड होते हैं, पॉजिटिव साइड एज वेल एज नेगेटिव साइड। ठीक है ना, हेड्स एंड टेल, करेक्ट। तो इसी तरह नेपोलियन ने जो जो अच्छे काम किए थे वो तो था ही, लेकिन साथ में उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, है ना, कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे जो कि उसके रूल में पाए गए थे। चलो देखते हैं डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या था कि भाई इसने क्या कर दिया भाई, इंक्रीज टैक्स सिस्टम। ठीक है, टैक्स सिस्टम इंक्रीज कर दिया। बोले कि भाई ऐसा है कि भाई हमारे पास पैसे है नहीं, है ना, तो एक काम करते हैं, लोगों से पैसा लेना शुरू करते, है ना। अरे उसने टैक्स क्यों बढ़ाया? वो बोला कि भाई सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, आम आदमी के पास जाओ, उनसे पैसा लो, खत्म। अरे गवर्नमेंट चलाना है तो पैसा चाहिए ना। तो भाई नेपोलियन चाचा बोले कि भाई हमारे पास पैसा है नहीं, हम ठहरे गरीब, फाइन तुम सब मिलके हमारी मदद करो, टैक्स बढ़ा दिया, है ना, और लोगों की हालत खराब। ठीक है, लोगों की हालत खराब, टैक्स बढ़ता है तो लोगों की हालत खराब ही ना। फाइन, सपोज इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, है ना, फाइन 18% की जगह वो कर दे 30% टैक्स भरना है, तो हालत तो खराब ही हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये कमा रहे हो तो 30 रुपये कौन ले जाएगी? गवर्नमेंट। ओहो, 30 रुपये गवर्नमेंट बिना कुछ किए, बिल्कुल तुम मेहनत करोगे 100 रुपये के बराबर और 30% टैक्स तुम्हें देना है, फाइन, तो वो क्या हो गया, 100 में से 30 रुपये गवर्नमेंट अपनी जेब में डाल लेंगे मुफ्त के। ठीक है, तो टैक्स बढ़ाने से लोगों में क्या छा गया, दुखी छा गई, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी चीज़ के ऊपर 18% टैक्स है और 18% की जगह वो उसको 30% कर दे, तो क्या हो जाएगा भाई, 100 रुपये में से पहले हमें 18 रुपये देने पड़ते थे गवर्नमेंट को, अब हमें 30 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसी के चक्कर में सब कॉमन लोग क्या करेंगे, रोएंगे, हम सब क्या करेंगे सर, रोएंगे, हैं पैसा ले गई सरकार, इसलिए लोग टैक्स नहीं भरते। फाइन, चलो देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट जो था यहाँ पे सेंसरशिप लाया गया। ठीक है ना, सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड। अब ये सेंसरशिप कौन सी चिड़िया का नाम है? सेंसरशिप क्या है, कौन सी बला है ये? सेंसरशिप में क्या होता है बच्चों कि सेंसरशिप मतलब जो है नेपोलियन के बारे में जो है कोई भी लोग, यहाँ पे देख सकते हो ना, फाइन, नेपोलियन के बारे में कोई भी लोग जो है क्या नहीं कर सकते, बुरा नहीं छाप सकते। ओए होए, इसका मतलब कंपलसरी नेपोलियन को अच्छा बताना है। कोई भी लोगों ने नेपोलियन के बारे में बुरा लिखा, बुरा छापा, बुरी बात बोली, उसको सीधा टिशुम टिशुम कन से उड़ा दिया जाता था। फाइन, सारे लोग डर गए, है ना, ये तो भाईगिरी हो गई ना, अरे ये तो भाईगिरी हो गई। हाँ, भाई आके बोला, अरे भाई हमको इतना बोलने का, ऐसा बोलने का, तो ऐसा करने का, सिंपल। तो नेपोलियन ने क्या करना शुरू कर दिया भाई, वो भाईगिरी पे आ गया था। ठीक है, वो सेंसरशिप लाया उसने कि भाई सभी लोगों को क्या बोलना है, मेरी वाह वाह ही करनी है ना, सभी लोगों को मेरी वाह वाह करनी है। कोई भी अगर मेरे खिलाफ बोला तो उसको मैं सीधा गोली से उड़ा दूंगा, डिशुम। ठीक है ना,
तो उसके अगेंस्ट जो है वो कोई जा नहीं सकता था, कोई बोल नहीं सकता था और इवन कोई छाप नहीं सकता था। ठीक है, अब ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि वो चाहता था कि वो क्या चाहता था, क्या चाहता था कि लोग जो है सारे लोग हमें, यानी कि मुझे, हमें नहीं मुझे अच्छे से देखे, है ना, पूरे यूरोप के लोग मुझे अच्छे नज़रिए से देखे, मतलब पूरे यूरोप के लोगों में मैं एक भगवान की तरह छा जाऊं कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है ना, दूध का धुला आदमी है ये, है कि नहीं, ऐसा वो मानता था। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, है ना। अब हर किसी को नेपोलियन चाचा ने क्या किया, बहुत हो गया भाई, हमें तो उठो तुम आर्मी ज्वाइन करनी है, फाइन, बहुत हो गया तुम्हारा ये सब, उठो तुम, तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी है, मतलब लोगों को जबरदस्ती आर्मी में ज्वाइन किया, करवाया, है ना। कोई बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, कोई आर्किटेक्चर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है ना। क्या होता है ये सीए आर्किटेक्चर है, चलो रे मेरे लिए तो सब कुछ आर्मी है, सबको उठा के वो किस में ज्वाइन करवा देता है, जबरदस्ती आर्मी में, है ना। अब बेचारा कोई आराम से सो रहा है घर पे, तो उसके घर पे जाकर लात मार के उठा के उसको बोलता है चल रे आलसी आदमी, चल आर्मी ज्वाइन कर, आर्मी ज्वाइन कर, रे आर्मी ज्वाइन कर। क्यों चाहता था वो आर्मी ज्वाइन करना? क्योंकि उसका सपना था, उसका सपना था पूरे यूरोप को जीतना। उसका क्या सपना था? पूरे यूरोप को जीतना। अब वो अकेले हाथ तो जीत नहीं सकता यूरोप को, अरे अकेले हाथ थोड़ी ना जीत सकता है यूरोप को, फाइन। तो वो उसका सपना था कि पूरे यूरोप को हमें क्या करना है, जीतना है। तो हर किसी को वो चाहता था कि वो आर्मी ज्वाइन करे। अब आर्मी ज्वाइन करे, सबको लड़ाई सिखा जाता था, वेपन कैसे चलाने सिखाया जाता था, और फिर वो अटैक करता था, ठीक है, क्योंकि उसका सपना था पूरे यूरोप पे कब्जा करना। तो ये जो थे इसके 3 ड्रॉबैक्स थे, है ना। तो 5 मार्क का कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे बच्चों कि व्हाट इज सिविल कोड ऑफ 1804 एंड व्हाट वर इट्स ड्रॉबैक्स, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज सिविल कोड ऑफ 1804 एंड व्हाट वर इट्स ड्रॉबैक्स, या ऐसा भी आ सकता है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ सिविल कोड, ठीक है, या नेपोलियनिक कोड, 3 मार्क में, फाइन। तो पहले ही सेक्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट। अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं डेट्स का, ठीक है ना। रिवीजन कर लेते हैं डेट्स का, 1 मार्क में जो है आ सकता है ना। शुरुआत होती है हमारे कहानी की 1789 से, जब होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन चालू हुआ, बहुत बढ़िया सर। फिर एंट्री हुआ था, हमने देखा था एंट्री हुआ था एक आदमी का, फाइन, कौन से ईयर में? 1799 में भाईराम का एंट्री हुआ, नेपोलियन चाचा 1799, और एग्जिट हुआ 1815 में, ठीक है ना। 1815 तक राज किया और लाया था बीच में सिविल कोड ऑफ नेपोलियन, ठीक है ना, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, फाइन। तो ये है रिवीजन ऑफ डेट्स इंपॉर्टेंट। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1799 नेपोलियन चाचा आए, 1815 नेपोलियन चाचा भाग गए, 1804 में नेपोलियन चाचा लाए सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है। तो बच्चों सारे नोट्स अच्छे से लिख लेना, फाइन। बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये, नोट्स नहीं लिखोगे डूब जाओगे, बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे इसमें से, फाइन। और मैं जो जो साथ में बताते जाता हूँ कि ये क्वेश्चन बन सकता है, उसको तो तुम कर ही लेना, ठीक है। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का लेक्चर और मिलते हैं अगले एपिसोड में, ओके।